सभी 12th क्लास के बच्चों का मात्र एक ही सपना होता है कि मेरा 450 से ज्यादा मार्क्स कैसे आए। सभी बच्चों का मात्र एक ही ड्रीम है 450 प्लस। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो 2025 में फाइनल एग्जाम होगा, जरा आप सभी सोच के देखो वह एग्जाम कितना करीब आ चुका है। मेरा साफ साफ कहने का मतलब यह है कि आप सभी का फाइनल एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है, बहुत ही करीब। इसलिए मैंने सोचा आप सभी के साथ, यानी कि सभी बच्चों के साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को शेयर किया जाए, यानी कि आप सभी को कुछ ऐसे प्रश्नों को दिखाया जाए जो आप सभी को सीधे 2025 के बोर्ड परीक्षा में ही देखने के लिए मिलेगा। क्या आप सभी तैयार हो देखने के लिए? आज के इस क्लास में हम सभी ज्योग्राफी का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आप सभी को सीधे 2025 के बोर्ड परीक्षा में ही देखने के लिए मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। आप सभी अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और हाँ, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी इस तरह का क्लास लेकर आऊं तो सबसे पहले आप सभी तक क्लास पहुंच पाए। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के शुरू होते ही मैंने जो आप सभी से बात कही है, आप सभी उन बातों को याद रखिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, बहुत बच्चे, मेरे अंदाज से लगभग 90% बच्चे इस क्वेश्चन में गलती आंसर टिक मारते हैं। मेरा साफ साफ कहने का मतलब है 90% बच्चे को, यानी कि 90% बच्चे को इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, ठीक है, जो कि मैं आप सभी को बताऊंगा। जो आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं वो भी बता देता हूं, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाएगा, ठीक है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। और बहुत बच्चे के मन में एक क्वेश्चन होगा, सर आप एग्जाम दिए नहीं 2025 का, आपको मालूम कैसे है? ठीक है, अनुभव यार, अनुभव है, ठीक है। अनुभव है मेरे को कौन सा प्रश्न पूछेगा और कौन सा प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहां पर देखो नहर में टिक मारते हैं, ठीक है, नहर में या फिर तालाब में, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नलकूप, ठीक है। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नलकूप होगा, ठीक है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, अगर आप सभी को ये प्रश्न 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया तो समझ लो आप सभी को बिहार बोर्ड यही आंसर एक्सेप्ट करेगा कि नलकूप, ठीक है। बिहार बोर्ड का यही आंसर होगा, नलकूप होगा, ठीक है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, नलकूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और हाँ, अगर आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन है 2 नंबर में, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? ठीक है। और एक, हाँ, आप सभी का कमेंट आ रहा है, सर 450 ड्रीम, ठीक है, मेरा 450 ड्रीम है, वो पूरा कैसे होगा? ठीक है, आगे वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल आप सभी क्लास करो, ठीक है। आगे मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगा 450 ड्रीम पूरा कैसे होगा, ठीक है। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? मालूम है आप सभी को? नहीं मालूम है, ठीक है। बहुत बच्चे को मालूम होगा और बहुत बच्चे को मालूम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 1881 में, 1882 में, 1925 में, 1960 में। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले प्रश्न को समझो, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार, दूसरी बार नहीं, पहली बार, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को यही देखना पड़ेगा एग्जाम में क्या पूछा, ठीक है। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 1881 में, ठीक है। 100%, ये सभी क्वेश्चन आप सभी को 100% पूछेगा, ठीक है। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? बहुत ही खास क्वेश्चन, 100% VVI क्वेश्चन है, ठीक है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? कोलकाता में नहीं, मुंबई में होगा, ठीक है, मुंबई में होगा, ठीक है। बहुत बच्चे को मालूम होगा धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए याद हो गया आप सभी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में या फिर निम्न में या फिर निम्नांकित में, ठीक है, निम्नलिखित में, निम्नांकित में या फिर निम्न में, ठीक है। अगर आप सभी को कहीं पर भी इस तरह से दिखाई दे, समझ लो निम्नलिखित, वहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित, ठीक है। साइकोलॉजी में निम्नांकित लिखा जाता है और इधर जो बाद बाकी सब्जेक्ट हो गया इसमें निम्नलिखित या फिर निम्न दिखाई देगा आप सभी को, ठीक है। अब पेज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। निम्न में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? विश्व में यानी कि पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर लिंग अनुपात किस देश का सर्वाधिक है? मालूम है आप सभी को? बहुत बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं। संयुक्त, सबसे पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है।
सबसे पहला ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात और दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन लेटविया, चौथा ऑप्शन है जापान। ठीक है, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आप सभी को बताऊंगा। निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? सबसे पहले आप सभी अपने दिमाग में, ठीक है, अपने ब्रेन पे क्वेश्चन को हटा लो, ठीक है, अपने दिमाग पे क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? ठीक है, पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिक है। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, लेटविया। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन में आप सभी को दिखाई देगा अमेरिका भी। ठीक है, तो अमीरात मतलब थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, ये देश अलग है, अमेरिका और अमीरात अलग देश होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेटविया। ठीक है, आप सभी को लेटविया में टिक मारना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, ये इस क्वेश्चन का 90% चांस है, पूछेगा भी नहीं पूछेगा भी। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लेटविया का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। निम्न में, ठीक है, निम्न में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम? ठीक है, निम्न में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम? बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती करते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती करते हैं। ठीक है, देखो आप सभी को फाइनल एग्जाम में ओ मार्कशीट जो आप सभी भरोगे, ओ मार्कशीट यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप सभी को धरफड़ा के टिक मत मारना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा भी भाग गया, ठीक है, जैसे आप सभी को इस तरह से सर्कल बना रहेगा, मैं तो बताता हूँ आप सभी को, इस तरह से सर्कल बना हुआ रहेगा। ठीक है, आप सभी को एकदम आराम आराम से इसमें भरना है, पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा भी भाग गया नंबर कट गया। ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर द्वारा चेक होता है, मशीन के द्वारा। ठीक है, इसलिए आप सभी ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, निम्न में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम है। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर ऑप्शन देखते हैं आगे, ऑस्ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़, देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है, मेरे से नीचे ऑप्शन होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है चीनी तिब्बती, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या कम है? ठीक है, देखो आप सभी को ऑस्ट्रिक अगर ऑप्शन ना दिखाई दे तो, ठीक है, यहाँ देखो ऑप्शन क्या था, ए और सी है ना, ए और सी दोनों। ठीक है, अगर आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रिक ऑप्शन दिखाई दे तो आप सभी को ऑस्ट्रिक में टिक मारना है। ठीक है, उससे बिहार बोर्ड आप सभी को किस तरह से पूछेगा मैं आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, या फिर चीनी तिब्बती। ठीक है, देखो सबसे पहले चीनी तिब्बती है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, क्या था मैं आप सभी को थोड़ा सा बताऊंगा। क्वेश्चन था किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, सबसे पहले आएगा चीनी तिब्बती, हो सके तो आप सभी गूगल पे सर्च करके देख लेना, सबसे पहले आएगा चीनी तिब्बती। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑस्ट्रिक। ठीक है, आप सभी को बिहार बोर्ड कोई एक एग्जाम्पल देगा, आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप सभी से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑस्ट्रिक भी होगा और चीनी तिब्बती भी होगा। ठीक है, कोई यूट्यूब पर इस तरह से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, देखो मैं आप सभी को दोनों ऑप्शन इसलिए लिया था कि मैं आप सभी को समझा सकूं, बता सकूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, बस आप सभी याद रखिएगा, मेरे को आप सभी से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ एक चीज चाहिए आप सभी से, लाइक। ठीक है, एक वीडियो को एक लाइक कर दो, आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, ताकि आप सभी के लिए आगे और क्लास लेके आ सकूं। ठीक है, और आप सभी को नेक्स्ट कल यानी कि कल किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बस आप सभी कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, एक बच्चे परसों जो वीडियो आया था उसमें एक बच्चे कमेंट किया था, सर हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए। ठीक है, मैंने आप सभी से बताया था लगभग 10 विद्यार्थी मिलकर कमेंट करो। ठीक है, लगभग 10 विद्यार्थी मिलकर कमेंट करो, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, 10 बच्चे मिलकर कमेंट करना, सर हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, मैं ला लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980, 1970, क्या हो सकता है बताइए? भारत में हरित, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूं जो क्वेश्चन आप सभी को 100% चांस होता है कि यही क्वेश्चन पूछ सकता है, यार यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और 100% आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्योग्राफी में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बताइएगा? 6 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 1968 में। ठीक है, 1968 में हुआ था। ठीक है, 1968 में। यहाँ देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा बताऊंगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1960 के दशक में। देखो दशक का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर दशक का मतलब क्या हुआ? ठीक है, देखो 1960 से लेकर के 1970 के बीच। ठीक है, 1960 से लेकर के 1970 के बीच में जो जैसे कि 61 आ गया, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। ठीक है, ये 69 जो है 61 से लेकर के 69 ये 1960 से लेकर के 60 से लेकर के 70 के बीच के दशक होगा। ठीक है, दशक हुआ। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे 1968 ईस्वी तो आप सभी को 1968 में टिक मारना है। याद रखिएगा आप सभी मेरी बातें, मैं आप सभी को एकदम विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा बिहारी स्टाइल में। ठीक है, क्योंकि हम सभी बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 ऑप्शन भी दिखाई दे तो आप सभी को 1968 में टिक मारना है। ठीक है, कोई एक ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा या फिर 1960 में टिक मारना है। ठीक है, अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सभी जाके कमेंट में जरूर बताना सर ये क्वेश्चन पूछा था हम सभी को। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 से लेकर के
1968 से लेकर, नहीं 1968 भी होगा या फिर 1960 भी होगा, ठीक है, दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। बस यहाँ पर दशक ऑप्शन है, वहां पर आप सभी को 1968 ईस्वी ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत ही खास क्वेश्चन, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। चेन्नई को, सोलापुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, ठीक है, बताइएगा किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, बताइएगा आप सभी। 7 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर को, ठीक है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को, बस आपसे भी याद रखिएगा, ठीक है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को, ठीक है। और हाँ, अगर आप सभी को कहीं पर कंफ्यूजन, डाउट, किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप सभी कमेंट कर देना, ठीक है, उसका रिप्लाई आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप सभी ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो मेरे से, ठीक है, अगर आप सभी क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी अगर आप सभी प्रश्न पूछना चाहते हो आर्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो आपसे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है। और हाँ, अगर आप सभी वीडियो को, मेरा मतलब कहने का है, अगर आप सभी इस चैनल का हर एक अपडेट पाना चाहते हैं तो, या फिर जानना चाहते हैं तो, ठीक है, अगर आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर ही देना, ठीक है। अगर आप सभी को इस चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट जानना है तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। मैंने टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी, बताइएगा निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सबको मालूम है, सभी बच्चे को मालूम है, जो बच्चे नई पढ़ाई करते हैं, जो भैंस चराते हैं, उसको भी मालूम होगा निम्नलिखित में परंपरागत ऊर्जा का स्रोत उपयुक्त सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है, चाहे टेस्ट एग्जाम हो, मंथली एग्जाम हो, सेंटअप एग्जाम हो, चाहे फिर फाइनल एग्जाम हो, ठीक है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 10th में भी और 12th में भी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? उपयुक्त सभी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन आपसे देखिएगा, मैं आपसे को एक बात बोलना भूल गया, यहाँ देखो 8 नंबर में जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और है परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, आपसे भी याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। याद होगा आप सभी को, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। चलिए आपसे भी समझ गए होंगे क्योंकि आपसे भी समझदार है, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बताइएगा बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर पंजाब में? कमेंट करना, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा आप सभी। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? मालूम है आप सभी को? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, झारखंड में होगा, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र झारखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, झारखंड में। क्या तो क्या देखते हैं 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड। बिग इंच पाइपलाइन क्या प्रभावित करता है? इस क्वेश्चन का भी मेरे अंदाज से बहुत बच्चे को मालूम होगा। बिग इंच पाइपलाइन क्या प्रभावित करता है, ठीक है। दूध तो नहीं करेगा, पानी भी नहीं करेगा, मेरे अंदाज से पेट्रोलियम गैस यही होता है, ठीक है, एलपीजी जिसको हम बोलते हैं, ये देखो है ना, ऑप्शन नंबर डी तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, ठीक है। आपसे भी याद रखिएगा, पाइपलाइन से किस चीज की मतलब एक देश से दूसरे जगह प्रभावित होता है, ठीक है, मतलब यहां से लेकर वहां तक उसको भेजना है तो पाइपलाइन के जरिए उसको मतलब उसमें क्या शेयर किया जाता है, ठीक है, मतलब क्या भेजा जाता है, ठीक है। दूध तो नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तरल पेट्रोलियम गैस। आप सभी इसको देखो, अगर आप सभी को शॉर्टकट में दे दे एलपीजी तो आप सभी को एलपीजी में टिक मारना है, ठीक है, क्योंकि तरल पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म एलपीजी होता है, ठीक है। देख लीजिए आप सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, बिग इंच पाइपलाइन क्या प्रभावित करता है, ठीक है। अगर आप सभी को ज्योग्राफिक में ये क्वेश्चन पूछे तो आप सभी को तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में सही आंसर टिक मार देना है, ठीक है। चलिए देखिएगा 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है जम्मू को त्रिवेंद्रमपुरम से, या फिर बारामूला को तिरुनेलवेली से, या फिर श्रीनगर को नागरकोइल से, या फिर श्रीनगर को कन्याकुमारी से? बताइएगा सभी बच्चे को, मेरे अंदाज से 99% बच्चे को मालूम होगा, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए? बहुत ही खास क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में भी, ये जो 12 नंबर का प्रश्न है, इस क्वेश्चन में भी लगभग 50% बच्चे, ठीक है, यानी कि 50% बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से, ठीक है। शरणार्थी क्या होता है? शरणार्थी क्या होता है? शरणार्थी भी एक प्रकार का जाति है, ठीक है, पहले जमाने के लोग थे शरणार्थी, ठीक है। देखो मैं आपसे बताऊंगा, जो क्वेश्चन है 12 नंबर में, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से है? सबसे पहला ऑप्शन श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन म्यांमार, ठीक है। देखो आप सभी को इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। देखो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन
पाकिस्तान से भी आए थे। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, शरणार्थी जो है वो बांग्लादेश के साथ साथ, ठीक है, अगर मैं आप देखो थोड़ा समझो, मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। शरणार्थी बांग्लादेश से भी आए थे और पाकिस्तान से भी आए थे। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड जो आप सभी को एग्जाम 2025 में एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया तो समझ लो आप सभी को, आप सभी का 1 नंबर तो मिल ही गया, समझ लो आप सभी। लेकिन आप सभी को बिहार बोर्ड कोई एक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, पाकिस्तान देगा या फिर बांग्लादेश देगा। ठीक है, मेरे अंदाज से बांग्लादेश देगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए आप सभी समझ गए होंगे। देखते हैं 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, बताइएगा। एक सेकंड मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, आप देखिएगा, सहकारी कृषि अधिक सफल कब रही है? रूस में, नीदरलैंड में, भारत में, डेनमार्क में। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है सहकारी कृषि जो है, ठीक है, सहकारी जो कृषि है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये होता है सहकारी कृषि सबसे ज्यादा, ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ की भूमि अच्छी है, जहाँ पर सहकारी कृषि हो सकती है? ठीक है, रूस में, नीदरलैंड में, भारत में, डेनमार्क में। बताइएगा आप सभी 13 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन डी, डेनमार्क में। ठीक है, देखो सहकारी जो कृषि होती है वो डेनमार्क में, ठीक है, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां की मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है और वहां पर सहकारी कृषि बहुत ही अच्छे से हो पाती है। ठीक है, चलिए समझ गए आप सभी। देखते हैं 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? ये लो, अगर आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफी, मक्का। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में ही छुपा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? कमेंट कर देना, मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। ठीक है, बता सकता हो तो बता सकते हो तो बता दो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप सभी कमेंट जरूर करना। ठीक है, बहुत अच्छा कमेंट कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन मैं आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, मक्का होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? मक्का। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मक्का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। देखते हैं 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ठीक है, देखो ये जो नीचे में जो 4 गो राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य, तमिलनाडु राज्य, असम राज्य या फिर पंजाब राज्य। ठीक है, इन राज्यों में सबसे तेल क्षेत्र कहां पर स्थित है? ठीक है, प्रमुख तेल क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज्यादा तेल कहां पर उगाया जाता है? ठीक है, मतलब कहां पर निकलता है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ठीक है, सबको मालूम होगा तमिलनाडु में। नहीं, गलत हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, असम में टिक मारना है आप सभी को। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम। एक सेकंड, असम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर याद हो गया है तो क्या करना, आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और हाँ, आप सभी अपने जिगरी यारों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके, इसलिए। ठीक है, ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर आपका मन है तो शेयर करना, नहीं मन है तो मत करना। ठीक है, देखो अगर आप सभी दूसरे का भलाई सोचोगे तो ऊपर वाला जो महादेव, जिसे हम सभी जानते हैं महादेव, ऑटोमेटिक आप सभी का भलाई कर देगा। सरस्वती माता ऑटोमेटिक आप सभी का भलाई कर देगा। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, भिलाई किस वर्ग का है? बताइएगा, भिलाई जो है वह किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर, परिवहन नगर। कमेंट कर दीजिएगा आप सभी, भिलाई किस वर्ग का है? ठीक है, भिलाई मतलब क्या होता है? भिलाई मतलब क्या होता है? ठीक है, मालूम है आप सभी को। 16 का सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, भिलाई एक प्रकार का गांव है। जैसे हम माथोवा, अररिया जिला के माथोवा गांव से बिलोंग करते हैं। जैसे आपसे भी कोई क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिया जिला से होगा, कोई क्या बोलते हैं, मतलब ढेर सारा जिला है। ठीक है, सभी विद्यार्थी अलग अलग जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनका भी एक गांव होगा। ठीक है, उसी जिले में एक गांव होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह ये जो नगर है, ठीक है, ये नगर है, उसी प्रकार का एक जिला, ये गाँव है भिलाई। ठीक है, भिलाई किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर या फिर परिवहन नगर। ठीक है, आप सभी इस तरह से भी समझ सकते हो। भिलाई जो नगर है, ठीक है, भिलाई जो शहर है या फिर नगर है, जो भी हो सकता है, मतलब मेरे यहाँ से गांव मैंने बोला था। ठीक है, गांव नहीं होगा, ठीक है, शहर होगा। ठीक है, भिलाई जो शहर है, ठीक है, वहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा क्या होती है? औद्योगिक नगर है, मतलब सब चीज़ का विस्तार होता है। व्यापारिक नगर है, वहाँ के सभी व्यक्ति व्यापार हैं। खनन नगर है, मतलब वहाँ पर फैक्ट्री, कोयला खान है। परिवहन नगर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा परिवहन यानी कि साधन, मतलब आने जाने के साधन सबसे बेस्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? भिलाई किस वर्ग का है? ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा औद्योगिक नगर है। ठीक है, वहाँ पर मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री, कारखाने, औद्योगिक नगर। ठीक है, सभी लोग वहाँ पर विकास किए हुए हैं। भिलाई किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, औद्योगिक नगर। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है। निम्न में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ये लो, ये क्वेश्चन तो 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा गंदा नदी, सबसे ज्यादा गंदी नदी कौन सी है? गंगा नदी नहीं, यमुना नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में कोई एक आंसर है जो सही होगा, लेकिन आप सभी को बताना है निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी होगा, यमुना। ठीक है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर में। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं? ये लो, ठीक है, सभी क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है,
मैं यहाँ पर इमोजी बना देता हूँ ताकि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। अच्छे से आप सभी समझ लो यार, मैं आप सभी को अच्छे से बोल रहा हूँ। हाथ में स्टिक लिया हूँ, ठीक है, हाथ में स्टिक है, माउस पकड़ा हूँ, ठीक है, स्टिक मतलब माउस हो गया मेरे अंदर से, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आप सभी के पास है, आप सभी को मम्मी पापा पढ़ा रही है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को बोल रहा हूँ, ठीक है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दूसरा ऑप्शन है अंतर्देशीय व्यापार, स्थानीय व्यापार या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। स्थानीय व्यापार का मतलब क्या होता है मालूम है आप सभी को? स्थानीय व्यापार का मतलब होता है एक ही स्थान पर, ठीक है, एक ही स्थान पर आप सभी को हर एक चीज मिल जाए, जो चीज खोजो आप उसी जगह पर आप सभी को हर एक चीज मिल जाए, वो हो गया स्थानीय व्यापार, ठीक है। दो देशों के मध्य व्यापार, ठीक है। जैसे मेरा देश है चीन, आप हो दुबई से, ठीक है। आप दुबई का सामान जो चीन में जरूरत है उसको सप्लाई करोगे, जो दुबई में जरूरत है चीन का सामान मैं इधर से सप्लाई करूंगा, ठीक है। वही हो गया दो देशों के मध्य व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। चलिए 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है? भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, ठीक है। भारत में जो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है, मैं आप सभी को थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं पाते, जो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, जिसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है, वही हो गया पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, मतलब ये होता है, ठीक है। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? विवाह, सबसे पहला ऑप्शन विवाह। दूसरा ऑप्शन देखते हैं शिक्षा। तीसरा ऑप्शन काम और रोजगार, व्यवसाय, ठीक है। जिनको ना कोई ठिकाना है, ना कोई रहने का घर है, जिनका ना कोई मम्मी पापा है, ठीक है, वो उसका काम और रोजगार, ठीक है। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार होगा, ठीक है। अगर आप सभी पढ़े लिखे नहीं होगे तो आप सभी को काम कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई आप सभी को पूछेगा भी नहीं, ठीक है। काम और रोजगार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? ठीक है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप, खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? मालूम है आप सभी को कमेंट कर देना, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 18 का परफेक्ट आंसर क्या होगा मालूम है आप सभी को? सॉरी मैं 18 बोल रहा हूँ, ठीक है। 20 होगा, 20 नंबर का है। निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? ठीक है, इनमें से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? ठीक है, व्यापार होगा, ठीक है। 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी व्यापार हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? व्यापार, ठीक है। खेती प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है? डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी थे? ठीक है, मतलब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये कहाँ पर रह के पढ़ाई लिखाई किए, खेले कूदे, यही मतलब हुआ, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी थे? पाकिस्तान के, भारत के, अफगानिस्तान के, इराक के, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वह पाकिस्तान के निवासी थे। आप सभी को याद रखना है, डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के एक निवासी थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है? एक सेकंड निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? बताइएगा। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किस देश में? अफ्रीका में, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा निम्नलिखित में, ठीक है। देखिएगा आप सभी ध्यान से देखना, ठीक है। 21 नंबर में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ठीक है। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ठीक है। बताइएगा आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अफ्रीका में, ठीक है। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप सभी को अफ्रीका में टिक मार देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब, बिहार, राजस्थान? सबको मालूम होगा, ठीक है। 23 नंबर का राइट आंसर सबको मालूम है, उदयपुर क्या होगा बताइए? राजस्थान होगा, ठीक है। उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर राजस्थान में है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। उदयपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। 24 नंबर में क्या क्वेश्चन देखते हैं? एक सेकंड भारत में, ठीक है, भारत देश में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? बताओ, बताइएगा आप सभी कमेंट कीजिएगा। भारत देश में, ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। सबसे पहला ऑप्शन 1910 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1911 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1924 ईस्वी, चौथा ऑप्शन 1925 ईस्वी, ठीक है। बताइएगा आप सभी 24 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 24 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। मालूम है आप सभी को? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। भारत देश में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। आप सभी को पता चल गया। भारत देश में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत, यानी कि हमारे प्यारे भारत देश में फ्लाइट कब से चलने लगा, ठीक है। फ्लाइट जो हवा में उड़ता है, फ्लाइट जिसे हम सभी एरोप्लेन बोलते हैं, ठीक है। भारत देश में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर में। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? ठीक है, भारतीय कृषि की समस्या 100%, ये सभी क्वेश्चन आप सभी को 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत और नियमित मानसून उपयुक्त सभी, ठीक है। देखो अगर मैं आप सभी को ज्यादा विस्तार से बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा खुल के बताऊंगा तो समझ लो आप सभी को वीडियो का लेंथ काफी 1.5 घंटा 2 घंटा का हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, जल्दी से जल्दी मैं आप सभी से वो क्वेश्चन शेयर कर दूं, मैं आप सभी के साथ वह क्वेश्चन को शेयर कर दूं जो आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन
भारतीय कृषि की समस्याएं सभी होगा, ठीक है। निम्न उत्पादकता, ठीक है, अविखंडित जोत और नियमित मानसून, ठीक है। निम्न उत्पादकता का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो, निम्न उत्पादकता का मतलब होता है अच्छी तरह से फसल ना हो पाना, ठीक है, अच्छी तरह से फसल ना हो पाना, ठीक है। जैसे मेरा घाटा लग चुका है, ठीक है, मैंने 4-5 हज़ार टका खेती में लगाया और मेरे को लगभग 6 हज़ार टका मुनाफा हुआ, ठीक है। 6 हज़ार का मतलब 6 हज़ार टका टोटल मिला के मेरे को बचा, ठीक है। 1 हज़ार उसमें मुनाफा हुआ, कोई फायदा नहीं, ठीक है। विखंडित जोत, अच्छे तरीके से जुताई नहीं होने के कारण आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और नियमित मानसून, ठीक है, समय पर वर्षा ना होना और नियमित मानसून के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, आपसे भी समझ गए होंगे, ठीक है। देखते हैं 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बहुत ही खास क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन, मात्रात्मक क्रांति या फिर क्षेत्रीय विभिन्नता। बताइए आपसे भी, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 26 का यानी 26 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। या तो आप सभी को 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 27 नंबर, हरित क्रांति संबंधित है। ये लो, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, चॉकलेट उत्पादन से, ठीक है। बता सकते हो आप सभी, हरित क्रांति सबको मालूम है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का, ठीक है, मैंने आप सभी को इससे पहले भी एक बात बोला था, अगर आप सभी इन क्वेश्चन का आंसर बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था मेरे यहाँ से, क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है, ठीक है। हाँ, जो जिसमें मैंने आप सभी को बताया था मक्का, ठीक है। अब बताना आप सभी को 28 नंबर का सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पूरे भारत देश की, क्योंकि हम सभी भारत देश के हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। 121 करोड़। मैं आप सभी को थोड़ा सा बताऊंगा विस्तार से। देखो 121 करोड़, ठीक है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की जनसंख्या 121 करोड़ ही थी, ठीक है। आपसे भी याद रखना, मैं आपसे थोड़ा सा बताता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी, ठीक है। देखो 121 करोड़ 19,34,022, याद रखना आपसे भी, मैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 121 करोड़ हो गया, ठीक है। 121 करोड़ 19 लाख थी, ठीक है। यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ 19 लाख, ठीक है। 19 लाख हो गया, उसके बाद क्या था 34,000, ठीक है। 19,34,000 और 22, याद रखना आपसे भी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की जनसंख्या 121 करोड़ 19,34,022 थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। 29 नंबर में क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र है, बताइएगा आप सभी, बोकारो इस्पात केंद्र है मिश्रित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र है, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र है सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए याद हो गया। अब देखते हैं 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है, बताइएगा आप सभी। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है, रोपण कृषि या फिर भूमध्य सागरीय कृषि या फिर मिश्रित कृषि या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सबको मालूम है रबर भूमध्य सागरीय कृषि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भूमध्य सागरीय कृषि, या तो क्या आप सभी को। अब देखते हैं 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है, बताइए। अवनालिका अपर्दन, मृदा लवणता, वायु अपर्दन, सिल्ट का जमाव, ठीक है। बहुत बच्चे यानी कि 100% बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर ही देते हैं, ठीक है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या होता है। अब देखो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, मृदा लवणता में, वायु अपर्दन में टिक मारते हो, ठीक है। लेकिन आप सभी का गलत आंसर है। अवनालिका भी गलत आंसर है, ठीक है। मृदा लवणता भी गलत आंसर है, वायु अपर्दन भी गलत आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिल्ट का जमाव होगा, ठीक है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण सिल्ट का जमाव हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, बिहार बोर्ड यही सब आंसर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आप सभी 12th क्लास के बच्चे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए कोलकाता पतन स्थित है, बताइए। कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, पंजाब, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कोलकाता पतन स्थित है, ठीक है। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, ठीक है। कोलकाता पतन जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद होगा आप सभी को। कोलकाता पतन जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिए, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र, देखिए आगे ऑप्शन है सबसे पहला गंगा डेल्टा, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी डेल्टा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा हम सभी को, क्वेश्चन पूछा था सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। चुटकी मारते ही हम सभी प्रश्न उत्तर को याद कर लेंगे, ठीक है। मैं लिख के दे सकता हूं, आप सभी को क्लास में ही सभी प्रश्न उत्तर याद हो गए होंगे, ठीक है। यहां तक आप सभी 33 नंबर तक क्वेश्चन आप सभी देख लिए, ठीक है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप सभी को सभी प्रश्न उत्तर याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा आप सभी 33 नंबर में, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। आप सभी को कमेंट करना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है।
वैसे 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गंगा डेल्टा होगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा, याद रखिएगा आपसे भी। ठीक है, 100% याद, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तभी से 10-15 बार बक चुका हूँ, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पढ़ लो आपसे भी अच्छे से। ठीक है यार, आपसे भी अनुमान लगाओ आपका मम्मी पापा कितना, पापा मम्मी को छोड़ो, पापा कितना धूप में काम करता होगा, आपसे वो कितने मेहनत से पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे पापा भी अभी किसान है, मैं भी आपसे को झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पापा भी अभी किसान है, वो धूप में भी काम करते हैं। ठीक है, मेरे को कुछ खेत है उसी में पापा काम करते हैं, मेरे को खेत से रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं है। ठीक है, मतलब कितना बीघा क्या होता है या कितना डिसमिल क्या होता है। ठीक है, ये सब छोड़ो, हम सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, ताकि आप सभी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सको। ठीक है, चलिए सथाला, ठीक है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, बताइएगा। सथाला मथुरा, ठीक है, सथाला नहीं है, सलाया है। ठीक है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में। ठीक है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया कहां पर अवस्थित है। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। ठीक है, आप सभी अच्छे से देख लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तब तक आप सभी 34 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से देख लो। चलिए देख लिए, अब बढ़ते हैं हम सभी 35 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, आप सभी अच्छे से देखिएगा 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है। वल्ला मकानी नौका दौरा संबंधित है, बताइएगा आप सभी। वल्ला मकानी नौका दौरा संबंधित है, केरल से, बिहार से, गुजरात से, असम से। ठीक है, वल्ला मकानी नौका दौरा संबंधित है, ये सब क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, भले ही आप सभी इनसे पहले ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, लेकिन आज देख लो। ठीक है, वल्ला मकानी नौका दौरा संबंधित है। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल से। ठीक है, वल्ला मकानी नौका दौरा किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है, सिंपल सा बात है। ठीक है, जैसे हम सभी क्या बोले, जैसे हम बिहार राज्य के हैं। ठीक है, बिहार राज्य में कोई एक जिला है, ठीक उसी तरह वल्ला मकानी नौका दौरा से संबंधित है, केरल होगा। ठीक है, चलिए कल अति वल्ला मकानी भी बिहार के समान है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है। आप देखिए 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, 100% ये क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, स्ट्राबो, अटलामी, रेटजेल, हैकेल, क्या होगा बताओ आप सभी। 36 का सही आंसर क्या होगा, मानव भूगोल का जनक सबको मालूम है, रेटजेल को कहते हैं, फ्रिट्ज रेटजेल। ठीक है, फ्रिट्ज रेटजेल। ठीक है, मानव भूगोल का जनक फ्रिट्ज रेटजेल को कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे सिर्फ रेटजेल, तो आप सभी को रेटजेल में ही टिक मार देना है। ठीक है, चलिए 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। ठीक है, आप सभी को कमेंट करना है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। ठीक है, देखो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, विश्व की, एक बच्चे कमेंट किए थे, सर ये जो क्वेश्चन है 37 नंबर का, मतलब इनसे पहले कुछ दूसरा नंबर होगा। ठीक है, सर विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, हमको भी मालूम है। ठीक है, 1999 में भी हुई थी, लेकिन दिन इनका क्या था। ठीक है, कौन सा तारीख था, ये पूछा था कमेंट मुझे। ठीक है, देखो मैं आपसे बताऊंगा आज। ठीक है, 12 अक्टूबर को। ठीक है, 12 अक्टूबर 1999 को, याद रखना आपसे भी, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, 12 अक्टूबर 1919, ऑप्शन नंबर सी 12 अक्टूबर 1919। हो सके तो आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, कॉपी का जो गत्ता होता है उसमें आप सभी नोट कर लो, इस मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, 12 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। ठीक है, चलिए याद हो गया। अब देखते हैं 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 40 क्वेश्चन मेरे अंदाज से होगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन हम सभी आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, 13 बार बोल चुका हूँ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी अच्छे से देख लेना। ठीक है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, बताइए, रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, सहकारी कृषि से, सबको मालूम है भूमध्य सागरीय कृषि होगा। ठीक है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। ठीक है, हाँ मैं आप सभी से एक बात अभी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखो मैंने आप सभी को बताया था 450 से ज़्यादा मार्क्स कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ देखो मैं थोड़ा सा लिख के बताऊँगा, यहाँ पर देखो, मेरा ड्रीम है सर, मेरा ड्रीम है 450 प्लस। ठीक है, देखो जो बच्चे शुरू से, जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसे मैं 2023 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे जानते होंगे। अगर आपसे भी शुरू से, ठीक है, अगर आपसे भी शुरू से, वैसे मैं देखो अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अच्छे से मतलब है, मेरा कहने का मतलब है मैंने ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताया है, वही होगा, अच्छे से नहीं बताया, मतलब ये होता है। ठीक है, देखो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बताया है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, और मैंने टोटल वीडियो के प्लेलिस्ट का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है, आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो अगर आप सभी 350, 400 से तेज समझो 375, ठीक है, 375 तक मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप सभी इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं 2025 से रिलेटेड, आप सभी हर एक वीडियो को अच्छे से देख लो और अच्छे से सभी प्रश्न उत्तर को समझ लो। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप सभी का 350, 375 से कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है,
और कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने बताया है, ठीक है। फिलहाल आप सभी कमेंट करना, ठीक है। फिलहाल आप सभी 10 विद्यार्थी मिलकर कमेंट करना कल आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, सबको मालूम हो गया, भूमध्य सागरीय कृषि से, ठीक है। देखो 450 लाने के लिए आप सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 450 लाने के लिए आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। 450 लाने के लिए आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको हैंड राइटिंग भी अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप सभी को 450 मार्क्स मिल सके, ठीक है। 450 मार्क्स कोई आम बात नहीं होता है, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत घिसना पड़ता है, ठीक है। देखो हीरा जितना चमकता है वह उतना ही घिसा हुआ रहता है, ठीक है। हीरा को जितना घिसेगा वह उतना ही चमकेगा, इस बात को याद रखना। आपको भी उतना ही घिसना पड़ेगा जितना आप सभी चमकना चाहते हो, ठीक है। इस बात को आप सभी याद रखेगा, ठीक है। फिलहाल आप सभी 375 नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है, 350 से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं 2025 से रिलेटेड, आप सभी हर एक वीडियो को एक एक करके अच्छे से देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हो जाएगा उतना सक्सेस, ठीक है। चलिए 39 नंबर में क्या क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, ठीक है। अभी वर्तमान में 2024 में केरल में साक्षरता यानी कि वहाँ पर केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। 93.4%, 97.5%, 54.16% या फिर 47 या फिर 52%, ठीक है। बताइएगा आप सभी 47.52% सबसे लास्ट ऑप्शन था, ठीक है। वर्तमान में केरल में, ठीक है, वर्तमान में यानी कि 2024 में केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत लोग वहां पर बसे हुए हैं, ठीक है। आप सभी को बताना है 39 का आंसर क्या होगा, ठीक है। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 97.5% होगा, याद रखना आप सभी, ठीक है। 97.5%। बिहार बोर्ड यही ऑप्शन आप सभी को दे सकता है, इनसे अदर ऑप्शन में आप सभी को टिक नहीं मारना है, आप सभी का गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, 97.5%, ठीक है। अब देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, ठीक है। देखिएगा, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, बताइएगा आप सभी। टोकरी बनाना, आप सभी को इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करना है, ठीक है। मैं आप सभी को इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आप सभी को इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, ठीक है। आप सभी का HW हो गया, ठीक है। टोकरी बनाना किन आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, प्राथमिक, द्वितीय, पंचम, दूसरा ऑप्शन है तृतीय और तीसरा ऑप्शन है पंचम, चौथा ऑप्शन है द्वितीय, ठीक है। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, ठीक है। प्राथमिक, तृतीय, पंचम, द्वितीय। आप सभी को सही आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। मैंने हर एक चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप सभी को आज की क्लास में बहुत ही मजा आया होगा और आप सभी को सारा प्रश्न उत्तर याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को कहीं पर भी डाउट, दिक्कत, किसी भी तरह की दिक्कत हुई तो आप सभी कमेंट जरूर करना, ठीक है। उसका सोल्यूशन आप सभी को वहीं पर मिल जाएगा या फिर इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा या फिर आप सभी को कल 1-2 घंटा बाद भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तब तक मिलते हैं हम सभी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।